तो हेलो बच्चों, वेलकम है आपका आज के हमारे तीसरे वीडियो लेक्चर में। तो पहले दो लेक्चर्स में बेटा हमने ये समझा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, और उसके बाद हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना, और उसके बाद हमने थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया लिया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जैसे कि अमीबा, उसमें न्यूट्रिशन कैसे हो रहा था, जिसमें हमने ये देखा कि वो खाना खाने से लेके किस तरीके से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है, जिसमें हमने 4 बेसिक प्रोसेसेस आपको बताए थे। अब अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करी जाए तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा ह्यूमंस की, कि ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से जो खाना है उसका डाइजेशन होता है, और यहाँ पे हम समझेंगे कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स में किस किस तरीके से डाइजेशन होता है। राइट बेटा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स की अगर बात करी जाए बेटा, तो ह्यूमन बींग्स में जो एलिमेंट्री कैनाल है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करी जाए तो एलिमेंट्री जो कैनाल है ये स्टार्ट होती है माउथ से और ख़त्म कहाँ पे होती है, एनस पे। तो बेसिकली माउथ से लेके एनस तक का जो पूरा का पूरा सफ़र है, इस दौरान कई सारे ऑर्गन्स आते हैं जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यहीं पे हम ये समझेंगे कि ये जो हमारा माउथ से लेके एनस तक जो पूरा का पूरा फूड जा रहा है ये कौन कौन से पार्ट से होता हुआ गुजरता है। राइट, तो अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जैसा कि क्या बताया आपको कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस, एनस पे खत्म हो जाता है। सो माउथ में जैसे ही हम खाने को लेके जाते हैं तो सबसे पहले माउथ के अंदर खाने को चबाया जाता है टीथ के द्वारा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम अगली स्लाइड में आपको देंगे, लेकिन पहले हम ओवरव्यू ले रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो जो वो खाना है वो हमारे माउथ में जाके टीथ के द्वारा क्रश किया जाता है, जिसे च्यूइंग कहा जाता है, या फिर मेस्टिकेशन भी आप कह सकते हैं। उसके बाद जो खाना है जैसे ही आप मेस्टिकेट कर रहे होते हैं तो उसमें सलाइवा ऐड होता है, और जो टंग होती है वो खाने को टेस्ट करती है और फूड को प्रॉपरली मिक्स करती है किसके साथ, सलाइवा के साथ। अब वो जो सलाइवा बेटा वो कहाँ से आ रहा होता है, सलाइवरी ग्लैंड से आ रहा होता है, और वो जो सलाइवा होता है ये भी डाइजेशन में अपना कुछ रोल देगा। वो क्या देगा वो हम आगे आपके साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो खाना है वो माउथ से एंटर करता है इसोफेगस, जिसे फूड पाइप कहा जाता है। फूड पाइप में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे एक स्पेशल तरह का मूवमेंट आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो खाना है वो इसोफेगस से पहुंचता है स्टमक के पास। इसोफेगस से जैसे वो स्टमक के पास पहुंचता है तो यहाँ पे एक छोटा सा मसल लगा होता है जिसे कहा जाता है स्पिंचर मसल, या आप स्पिंचर भी इसे कह सकते हैं। तो बेटा इसका रोल ये होता है कि जैसे खाना इसोफेगस से स्टमक में एंटर करता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खाना वापसी इसोफेगस में चला जाए, तो खाने का जो मूवमेंट है वो एक तरफ ही बना रहे, उस चीज में कौन हेल्प करता है, स्पिंटर मसल। और जैसे ही खाना इसोफेगस से स्टमक में एंटर करता है ये स्पिंटर मसल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोज। जब खाना इसमें एंटर कर रहा होता है तो ये ओपन हो जाता है, अदरवाइज ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। उसके बाद अगर स्टमक की हम बात करें तो हम यहाँ पे इस बात को समझेंगे कि जो स्टमक होता है उसमें पाया जाता है HCl, और कुछ स्टमक के सिक्रीशंस यहाँ पे पाए जाते हैं जिसको गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हम बोलेंगे। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका हिस्सा है वो है HCl, क्योंकि HCl इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में इसको कंसिडर किया जाता है। तो इसकी वजह से कहीं हमारे स्टमक की वॉल जो है वो डैमेज ना हो जाए, इसलिए इसको बाहर से कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस की कोटिंग क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद जो खाना है वो स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो इस खाने के साथ मिक्सिंग होती है किसकी, बाइल जूस की। बाइल जूस जो है बेटा वो कौन बनाता है, लिवर बनाता है, और वो जो जूस है वो जाके स्टोर हो जाता है किसमें, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम लिवर को जो आम लोग बोलते हैं लिवर को कलेजी कहा जाता है, और जो ये गॉल ब्लैडर होता है इसे पित्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे पित्ता कहा जाता है। तो कभी कभार जब स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है तो गॉल ब्लैडर को अक्सर डॉक्टर रिमूव कर देते हैं। तो उसके बाद जो खाना है वो जैसे ही एंटर करेगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सबसे पहले उसमें बाइल ऐड होगा,
और स्टमक के जस्ट नीचे एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है, एल शेप का ऑर्गन होता है, जिसका नाम है पेनक्रियाज। जिसका नाम क्या बेटा? पेनक्रियाज। तो ये जो पेनक्रियाज होती है ये भी अपनी कुछ सेक्रेशंस को इसमें ऐड करेगी। अभी बेटा हम आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो खाना है वो एंटर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसका पहला पार्ट ड्यूडेनम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो खाना है वो किस में चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये पूरी की पूरी आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब यहाँ पे एक बड़ी जरूरी ध्यान देने वाली बात है बेटा, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और अगर आप इन दोनों पाइप्स को देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कंपैरेटिवली लार्ज इंटेस्टाइन से लेंथ में बड़ी होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर सर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको स्मॉल क्यों कहा जाता है? इसको स्मॉल बेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली छोटा होता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली उसका डायामीटर ज्यादा होता है, इसीलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। उसके बाद जो खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या बताया? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है बेटा ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जिनका बॉडी में ऐसा कोई भी रोल नहीं होता है, जैसे कि हमारे ईयरलोब्स हैं। अगर इसमें गलती से खाना चला जाए तो इसके कारण बेटा हमें एक बहुत ही सिवियर स्टमक पेन होता है, जिसे अपेंडिसाइट कहा जाता है। लोग अक्सर इस पेन को पेंटासाइट का दर्द बोलते हैं। जी पेंटासाइट का दर्द हो गया हमें, ठीक है, तो इसको डॉक्टर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से जो खाना होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो खाने का हो जाएगा, डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ से डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो टेम्परली किस में जाके स्टोर हो जाता है? रेक्टम में, और एनएस के द्वारा वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाता है। अब हम इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि डाइजेशन का मतलब क्या था। सो डाइजेशन का मतलब होता है कंप्लेक्स फूड पार्टिकल्स का स्मॉलर पार्टिकल्स में सिंपली ब्रेक होना। बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, वो बोलते हैं कि डाइजेशन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नहीं, एब्जॉर्प्शन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और डाइजेशन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। तो डाइजेशन का सिंपली मतलब क्या है कि बड़े कंप्लेक्स फूड जो पार्टिकल्स हैं उनका छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना, बस ये है सिंपली डाइजेशन। इसके लिए एक स्पेशल सिस्टम है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, और जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद वो जो खाना है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाना शुरू करता है, जिसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो खाने को एब्जॉर्ब होने के लायक बनाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। अब तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? माउथ से। माउथ में जो खाना है उसको च्यू किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टीथ, और जो टंग होती है वो खाने को टेस्ट करती है और हमारे खाने को सलाइवा के साथ प्रॉपरली मिक्स करती है। सलाइवा को कौन सेक्रेट कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड्स सेक्रेट कर रहे हैं, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया। इसी दौरान जो टीथ होते हैं ये खाने को क्रश करने में हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि जो टीथ होते हैं वो खाने की क्या करते हैं? मैस्टिकेशन। क्या करते हैं? मैस्टिकेशन करते हैं या च्यूइंग करते हैं। अब जो हमारा सलाइवा है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है जिसे कहा जाता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या कहा जाता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको टाइलिन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जो सलाइवरी अमाइलेज है हमारे फूड में जो स्टार्च होती है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो यहां से बन गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि जो हमारा माउथ होता है यहाँ पे किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो आपको उसके लिए केमिकल रिएक्शन याद रखनी है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहा जाता है, ये किस में कन्वर्ट करती है? इनटू सिंपल शुगर, जैसे कि माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रिन्स। बेटा हमारा जो सलाइवा होता है इसका जो पीएच रहता है इट इज अराउंड 6.8 टू 6.9 का इसका पीएच होता है, और
जब हमारा खाना सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बोलस। क्या कहा जाता है, बोलस। यानी कि अब जो खाना है वो अच्छे से हमने च्यू कर लिया है, च्यू करने के बाद अब जो खाना है उसको निगला जाएगा, जिसे कहा जाता है एनगल्फिंग। क्या कहा जाता है, एनगल्फिंग। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि हम जितना भी खाना खाते हैं वो मैक्सिमम खाना जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो आप खाना खा रहे हैं उसको प्रॉपरली मैस्टिकेट करिए, कम से कम 21 बार आप अपनी बाइट को चबाएं, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक छोटा सा बेटा एक्सपेरिमेंट दिया है, ये टेस्ट करने के लिए कि जो सलाइवा है उसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज अपना एक्शन किस तरीके से दिखाता है। तो इस चीज को करने के लिए एनसीईआरटी ने जो एक्सपेरिमेंट हमें दिया है, आपने 2 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। ये एक्सपेरिमेंट अपनी लैब में भी आप कर सकते हैं, आप अपने टीचर को बोलिएगा कि ये एक्सपेरिमेंट कराया जाए। हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में बेटा क्या ले लेनी है, स्टार्च। तो लैब में स्टार्च का पाउडर आता है, उसको आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे कितनी स्टार्च लेनी है, आपको 1 ml स्टार्च सोल्यूशन बनाना है। आप कैसे बना सकते हैं, आपको 1 ग्राम स्टार्च डालनी है 100 ml वाटर में। कितनी बेटा, 1 ग्राम स्टार्च डालनी है 100 ml वाटर में, तो आपका 1% स्टार्च सोल्यूशन बन जाएगा। उसमें से आपने क्या करना है, 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लेना है। क्या लेना है, क्या लेना है बेटा, वो जो आपने 1% का स्टार्च सोल्यूशन बनाया है उसमें से आपने कितना ले लेना है, 1 ml ले लेना है, और किस में डाल देना है, 2 टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। जब आप इन दोनों में स्टार्च डाल देंगे, आपने क्या करना है, इनमें से 1 टेस्ट ट्यूब में क्या डाल देना है, सलाइवा। क्या डाल देना है, सलाइवा डाल देना है, और 1 में आपको सलाइवा नहीं डालना है। अब हमें ये बात पता है कि जो सलाइवा है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, तो दिमाग लगाइए, इनमें से कौन सी ऐसी टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें स्टार्च डाइजेस्ट हो जाएगी, वो कौन सी वाली होगी, टेस्ट ट्यूब ए, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या डाला है, सलाइवा। इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम इसके अंदर क्या डालेंगे, आयोडीन। क्या डालेंगे इसके अंदर, आयोडीन। तो आयोडीन जैसे हम डालेंगे, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि आयोडीन जो है जैसे वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सा कलर देती है, ब्लू कलर। तो इसमें कोई भी ब्लू कलर नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सलाइवा था उसने उस स्टार्च को क्या कर लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी है जिसको आप कर सकते हैं, और एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जाता है। तो बच्चे यहाँ पे एक और बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, आपकी एनसीईआरटी में जो बेटा एक्टिविटीज दी होती हैं आप उनको डेफिनेटली पढ़िए, क्योंकि उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। अब बारी है कि जब खाना हम माउथ से अपने ईसोफेगस में लेके जाएंगे तो क्या होगा। अब जो खाना है, ध्यान से देखिए जरा, अब जो खाना है उसको स्वॉलो किया जाएगा। क्या किया जाएगा, स्वॉलो करने के बाद जो खाना है वो कहाँ पहुंचेगा, हमारी ईसोफेगस में, जिसे क्या कहा जाता है, फूड पाइप। क्या कहा जाता है, फूड पाइप। और यही वो ईसोफेगस है जो स्टमक से कनेक्टेड होती है। स्टमक कनेक्टेड होता है इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन स्मॉल होगी पहले, फिर लार्ज आएगी, फिर रेक्टम आएगा, फिर एनस आएगा। तो ये पूरी की पूरी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ये जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये पूरा का पूरा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही खाना जो है वो हमारे माउथ से ईसोफेगस में आएगा, तो ईसोफेगस में एक स्पेशल तरह की मूवमेंट होती है जिसे क्या कहा जाता है, पेरिस्टाल्सिस। इस दौरान जो है हमारी ईसोफेगस रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। जैसे इसके अंदर खाना आता है ये रिलैक्स हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट, जिससे जो खाना है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। अब इस पेरिस्टाल्सिस का जो सबसे बड़ा फायदा है, ये पेरिस्टाल्सिस वैसे तो पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में चल रहा होता है, तो पेरिस्टाल्सिस क्या करती है, हमारे खाने के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। बैक फ्लो को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। अगर आप इसको घर में एक्सपेरिमेंटली करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उल्टा लटक जाना है, यानी कि ऐसे थोड़ा बेड से उल्टा लटक जाइएगा, या अगर किसी को आप पंखे से उल्टा लटका सकते हो तो एक बार ऐसे ट्राई करके देखिएगा। तो दिमाग लगाओ, अगर पंखे से किसी को उल्टा लटका दिया जाए तो पानी अगर उसको पिलाया जाए, वो पानी अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, वो पानी अंदर ही आएगा, वो बाहर नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि बॉडी के बीच में क्या हो रही है, पेरिस्टाल्सिस। क्या हो रही है बेटा, पेरिस्टाल्सिस हो रही है। अब वो जो खाना है वो मूव करेगा हमारी ईसोफेगस में और कहां पहुंचेगा, स्टमक में। स्टमक की अगर बात करी जाए, सो इट इज अ लार्ज ऑर्गन, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गन है
जो क्या करता है बेटा, हमारे जो हमने खाना खाया होता है इसको और ज्यादा प्रॉपरली क्या करता है, मिक्स करता है। तो माउथ में हमने क्या करी थी, मैस्टिकेशन। अब वही खाना जब स्टमक में जाता है तो स्टमक की वॉल्स में जो स्टमक की वॉल्स होती हैं वो उसको और अच्छे से क्या करती हैं, मैस्टिकेट करते हैं, जिसे कहा जाता है चर्निंग। क्या कहा जाता है, चर्निंग। इस दौरान जो खाना है वो स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस, यानी कि जो स्टमक जो जूस सेक्रेट कर रहा है और स्टमक के अंदर जो HCl है उसके साथ प्रॉपरली क्या होता है, मिक्स होता है। तो खाना जब HCl और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है स्टमक के अंदर तो उसे कहा जाता है चर्निंग। क्या कहा जाता है, उसे चर्निंग कहा जाता है। उसके अलावा ईसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब स्टमक की अगर बात करी जाए सो इट कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्योंकि मैंने क्या बताया कि स्टमक का दूसरा नाम गैस्ट्रस भी होता है, तो आप इनको स्टमक ग्लैंड्स भी कह सकते हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कह सकते हो। लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बेसिकली इसलिए कहा गया है क्योंकि स्टमक जो है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, गैस। ये गैस का चैम्बर भी होता है अगर हम खाना नहीं खाते हैं, इसलिए भी इसको क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले रिलीज करता है HCl, उसके बाद पेप्सिन जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, और तीसरे नंबर पे क्या होता है, म्यूकस। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि स्टमक के अंदर क्या पाया जा रहा है, HCl। तो HCl क्या करता है, जैसे ही हमारा खाना स्टमक में आता है तो वो क्या क्रिएट कर देता है, एसिडिक मीडियम। क्या कर देता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है। और वही जो एसिडिक मीडियम होता है वो क्या करता है, पेप्सिन के एक्टिव फंक्शन को क्या कर देता है, एक्टिवेट। यानी कि पेप्सिन को, यानी कि अभी क्या बताया, ये जो पेप्सिन है इसको एक्टिवेट करने के लिए HCl की हमें क्या है, आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, HCl की आवश्यकता है। उसके अलावा जो HCl होता है हमारे खाने के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं इनको बेटा डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। और उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो HCl होता है वो सलाइवरी एमाइलेज के एक्शन को खत्म कर देता है। क्या बोला, वो सलाइवरी एमाइलेज के एक्शन को खत्म कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्टमक में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स का। नाउ द पॉइंट वाज दैट कि सर अभी आपने कहा कि HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसके कारण तो हमारा जो स्टमक है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है, म्यूकस। इसकी वॉल्स पे क्या पाया जाता है, म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक को HCl के एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर हम बहुत देर तक खाना नहीं खाएं, जैसे ड्यूरिंग फास्टिंग, या अगर मम्मी से बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है, चप्पल पड़ी है, जूते पड़े हैं, तो आप रूठ के अपने कमरे में बैठ जाते हैं, फिर आप पूरे दिन तक खाना नहीं खाते हैं, तो उस दौरान आप ये फील करते होंगे कि स्टमक में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा स्टमक जो अंदर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उस दौरान क्या होता है बेटा कि जब हम बहुत समय तक खाना नहीं खाते हैं तो स्टमक के अंदर जो HCl होता है वो इस म्यूकस लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वहां पे क्या रिलीज होती है, गैस। क्या रिलीज होती है, अब वो जो गैस रिलीज हो रही है वो किसकी रिलीज हो रही है, HCl की। और साथ ही साथ HCl एक एसिड है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारा अंदर से पेट जल रहा है। क्या जल रहा है, जिसे कहा जाता है बर्निंग सेंसेशन, एंड दिस बर्निंग सेंसेशन इज एक्चुअली एसिडिटी। इसीलिए बेटा अगर आप बहुत देर तक अगर आपने खाना नहीं खाया है तो उसके बाद आप इमीडिएटली भी खाना मत खाइए, पहले थोड़ा सा नॉर्मल पानी पी लीजिए, उसके बाद 15-20 मिनट बाद ही आप खाना खाएं। लेकिन होता क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी होती है तो हम ज़बरदस्ती खाना ठूसते हैं, मम्मी से चुपके से चोरी चुपके से फ्रिज से जाके ठूस लेते हैं ठंडा ठंडा खाना, जिसके कारण और ज़्यादा हमें एसिडिटी हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। HCl का जो pH रहता है वो कितना रहता है बेटा, 1.5 to 2। तो अब हमें यहाँ पे इस बात को समझना है, ये जो पेप्सिन था ये क्या करता था। तो ये एक एडिशनल पॉइंट आपको याद रखना है कि अभी अभी हमने क्या बताया कि HCl जो वो पेप्सिन को क्या करता है, एक्टिवेट। और बेटा पेप्सिन को बनाने वाला कौन है, पेप्सिनोजन। पेप्सिन को बनाने वाला कौन है, पेप्सिनोजन। तो HCl एक्चुअल में पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। उसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट आप और याद रख लीजिएगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, HCl पेप्सिन के अलावा एक और एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है रेनिन। ये डबल एन है बेटा। तो ये प्रो रेनिन को किस में कन्वर्ट करता है, रेनिन में कन्वर्ट करता है। ये रेनिन हमारे मिल्क का एक प्रोटीन होता है जिसे केजिन कहा जाता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, पैराकेजिन में
कन्वर्ट करता है। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि स्टमक में किसी तरह का कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन नहीं हुआ, और स्टमक में किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ, प्रोटीन्स का। यानी कि अगर माउथ की बात करते तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हुआ था। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि HCl सलाइवरी एमाइलेज रिएक्शन को खत्म कर देता है। स्टमक में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब बच गए फैट्स, अब क्या बच गए, फैट्स। तो फैट्स का भी स्टमक में एज सच कोई बहुत सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े बहुत डाइजेस्ट हो गए थे, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होना शुरू हो गए हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं हुए हैं, और फैट्स तो अभी तक डाइजेस्ट हुए ही नहीं है। इसलिए जो स्टमक है वहां पे जो फूड है वो क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है। क्या होता है, पार्शियली, यानी कि अभी आधा डाइजेस्ट हुआ है, अभी आधा डाइजेस्ट होना बाकी है। डाइजेस्ट का मतलब क्या है, अभी वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं आगे। तो अब उसके बाद जो है, जो हमारा खाना है वो स्टमक से कहाँ पे लीव करेगा, स्टमक से आएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ आएगा बेटा, अब जो खाना है वो किस में एंटर करेगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला सी शेप पार्ट होता है इसे ड्यूडेनम कहा जाता है। तो अगेन यहाँ पे भी क्या लगा होगा, स्पिंटर मसल लगा होगा। स्पिंटर मसल अगेन इसका वही रोल है, ये खाने के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को क्या करता है, अलो करता है। क्या करता है, अलो। तो ये देखिए स्पिंटर मसल, अगर आपको सवाल पूछा जाए, इट रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एग्जिट ऑफ फूड इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट एंड हाईली कॉइल्ड पार्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे देखो जरा, तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके ऊपर एनसीईआरटी ने एक छोटा सा डिस्कशन करा है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं इनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये लार्ज होती है, और जो कार्निवोर्स होते हैं इनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है छोटी होती है। देखो बेटा क्या कारण होता है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो खाते हैं घास, और घास के अंदर होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास वो एंजाइम्स नहीं है जो सेल्यूलोज को क्या कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए। इसीलिए एनिमल्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये एनिमल्स इनफैक्ट हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये लार्ज होती है। क्यों, क्योंकि घास को डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। वैसे ही अगर हम कार्निवोर्स की बात करें तो क्योंकि वो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, इसीलिए उनको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है मीट को डाइजेस्ट करने के लिए। इसलिए जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये छोटी होती है एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर जो ह्यूमंस हैं क्या हमारे में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है कि छोटी। तो देखो बेटा, ह्यूमन बींग्स कुछ ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि हम मीट भी खा सकते हैं, यानी कि हम एक मांसाहारी की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और शाकाहारी की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। बड़े सारे बच्चे कहते हैं कि सर नहीं मैं तो चिकन नहीं खाती हूँ, ये खाना पाप है, ये है वो है, ये सब पर्सनल रीजन हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुआ है बेटा कि हम दोनों तरह का फूड बहुत इजीली खा सकते हैं। और हमारे में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मीटर के बीच में होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 फीट के बीच में ये रहती है। ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। अब उसके बाद चलते हैं हम, अब जो खाना है जैसे ही वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा थ्रू ड्यूडेनम, अब इस खाने में क्योंकि अभी तक फैट्स का जो डाइजेशन था वो नहीं हुआ था, अभी प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट होना बाकी हैं, अभी तो कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट होना बाकी थे। तो अब होगा क्या, जैसे ही खाना स्टमक से लीव करेगा तो इसके अंदर क्या ऐड होगा, बाइल। ये बाइल कहाँ से आ रहा होगा, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर बाइल को क्या करता है, स्टोर करता है, जो कौन बनाता है, लीवर। तो देखिए बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। इज दैट क्लियर। और जिसके द्वारा बाइल ड्यूडेनम में ऐड होगा वो होती है बाइल डक्ट। डक्ट क्या होती है, कोई भी पाइप लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर यहां से बाइल ऐड होगा और स्टमक के नीचे जो पैनक्रियाज थी ये अपनी सेक्रेशंस को इसके अंदर क्या करती है, ऐड करती है। क्या करती है, ऐड। अब हमने क्या बताया था आपको कि फैट्स का डाइजेशन स्टमक में क्यों नहीं हो रहा था। तो देखो बेटा होता ये है
कि जो फैट का मॉलिक्यूल होता है वो कंपैरेटिवली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बड़ा होता है। तो अगर हम बहुत बड़े फैट मॉलिक्यूल पे डायरेक्टली एंजाइम को एक्टिवेट या एंजाइम को छोड़ देंगे तो वो एंजाइम इसको इजीली क्या नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो यहाँ से लिवर से बाइल आता है, ये बाइल क्या करता है, इस फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। एंड दैट प्रोसेस वेयर द बिगर फैट ग्लोब्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस, इसे कहा जाता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या कहा जाता है इसे, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहा जाता है। और ये जो एमल्सिफिकेशन है ये किसकी हेल्प से होते हैं, बाइल सॉल्ट्स की हेल्प से होते हैं। बहुत बार बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर जो फैट्स हैं इनको बाइल डाइजेस्ट करता है। बिल्कुल गलत, बाइल फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। बाइल केवल बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है, जिसे एमल्सिफिकेशन कहा जाता है। और यही सेम प्रोसेस होता है जब हम कपड़े धोते हैं। तो कपड़े धोते समय जब हमारे कपड़ों पे बहुत ज़्यादा डर्ट लग गई होती है, तो देखिए जैसे अभी मैंने कपड़े पहने, तो अभी जैसे कि गर्मी का सीजन चल रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, और वो ऑयल बेसिकली क्या है, फैट, वो ऑयल चिपक जाता है हमारे कपड़ों के साथ, जिसके कारण कपड़ों पे क्या लग जाती है, मैल। और जब उस कपड़े को आप साबुन से धोते हैं तो वहां पे जो मैल बनती है ना मैल, दैट इज एक्चुअली द एमल्सिफिकेशन प्रोसेस, दैट इज एक्चुअली द एमल्सिफिकेशन प्रोसेस। तो ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या था कि जब खाना स्टमक को लीव करा था, जब खाना किसको लीव करा था, स्टमक को लीव करा था, तो इस खाने में क्या एडेड था, HCl, यानी कि ये खाना कैसा था, एसिडिक। तो ये जो बाइल जूस होता है ये इस एसिडिक फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कलाइन फूड में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ गई आपको बेटा। सो पहला रोल होगा इसका एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और दूसरा क्या होगा कि एसिडिक फूड को क्या बनाता है, क्या बनाता है, एल्कलाइन। और ये बेसिकली अगर बाइल नहीं होगा तो फैट को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल। होता क्या है कभी कभार बेटा, जिन लोगों के गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, जो पित्ते की पथरी जिसे कहा जाता है, तो उन वो जो लोग होते हैं वो ज्यादा ऑयली चीजें या ज्यादा फैट वाली चीजें नहीं खा सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर किसी का गॉल ब्लैडर नहीं है तो क्या वो फैट्स को डाइजेस्ट कर पाएगा, पहला ऑप्शन। क्या वो फैट्स को डाइजेस्ट कर पाएगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा, या वो फैट्स को डाइजेस्ट कर पाएगा, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसके साथ जो पैनक्रियाज होगी ये भी अपनी सेक्रेशंस को ऐड करेगी। अब देखते हैं ये इसका क्या रोल होगा। तो अब होगा क्या बेटा, जो पैनक्रियाज होगी ये पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करेगी। इसमें भी क्या होंगे बेटा, एंजाइम कौन से, एक होगा ट्रिप्सिन जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, और ये देखिए लाइपेज। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा, एमल्सिफाइड फैट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे ये बोला जाए कि क्या लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है या एमल्सिफाइड लिपिड और एमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है, तो आप क्या बोलेंगे, एमल्सिफाइड फैट को वो डाइजेस्ट करता है। तो बेटा जिसके आगे भी एज लगा होता है ये ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, जैसे सलाइवरी एमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते थे। अब उसके बाद जो खाना है वो चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन भी पीछे नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रेट करती है जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, और ये फाइनली प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स में। तो बेसिकली बेटा जो प्रोटीन्स होते हैं कहाँ से बनते हैं, अमीनो एसिड्स में, सबसे छोटी फॉर्म होती है। कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जो फैट्स हैं किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो वो डाइजेस्टेड फूड है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होंगी उनमें ये जाना शुरू हो जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन पे बड़े ही स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है विलाई। क्या कहा जाता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इस पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, विलाई। तो ये विलाई क्या करते हैं, डाइजेशन, जब खाने का डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेशन के बाद अब ये खाने को क्या करना शुरू कर देंगे, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे, वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी कर सकती है, लेकिन ये जो विलाई होंगे ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या जो ये विलाई होते हैं ये खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ये खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। ये
एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ना कि डाइजेशन के। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा? विलाई कहा जाता है, एंड दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब जो विलाई होते हैं दे कंटेन ब्लड वेसल्स, जो उस एब्जॉर्ब फूड, एब्जॉर्ब यानी कि अब जो खाना है वो किसमें चला जाएगा? ब्लड में। कहां चला जाएगा? ब्लड में। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब डाइजेस्टेड फूड कहां चला जाता है? हमारे ब्लड में चला जाता है। अब ये जो ब्लड होगा ये इस एब्जॉर्ब फूड को कहां लेके जाएगा? टारगेट टिश्यू के पास लेके जाएगा। और जब भी एब्जॉर्ब फूड ब्लड के द्वारा टिश्यू के पास पहुंचता है और वो टिश्यू जब उस खाने को यूज करता है अपने आप को रिपेयर करने के लिए, या अपने आप के सेल्स को बढ़ाने के लिए, या डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए, उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। उसे क्या कहा जाता है? तो एब्जॉर्प्शन क्या है? द प्रोसेस वेयर डाइजेस्टेड फूड एंटर्स ब्लड via small intestine is called absorption, and the process where blood takes the digested food to the organs or tissue to build new tissues or to repair new tissues, उसे कहा जाता है assimilation। उसे क्या कहा जाता है? assimilation। अब पॉइंट ये है कि क्या कि सर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें सारा का सारा खाना एब्जॉर्ब हो गया? उसमें सारा का सारा खाना एब्जॉर्ब हो गया या सारा का सारा खाना डाइजेस्ट हो गया? तो बेटा देखिए, सारा का सारा खाना तो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में किससे एंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां से कहां एंटर करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है बेटा, यहाँ पे खाने का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। क्या बोला? यहाँ पे खाने का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो थोड़े बहुत सॉल्ट्स होते हैं, थोड़े बहुत ड्रग्स, जो मेडिसिन हमने खाई होती है, या फिर जो खाने के अंदर एक्सेसिव वाटर होता है, वो क्या करती है? उसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद किसमें डिलीवर कर देती है? ब्लड में। अब वो जो खाना था, अब उसमें से जो पानी है वो ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है। अब जो वो खाना बच गया है दैट इज अनएब्जॉर्ब फूड और अनडाइजेस्टेड फूड, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पे उसकी वॉल्स जो है वो मोर वाटर को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं उसी मटेरियल से। अब जो वो खाना होगा वो क्या बन जाएगा? एक सेमी सॉलिड पेस्ट की तरह बन जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? फेसिस। अब ये जो फीकल मैटर होता है ये टेम्परली कहां पे जाके स्टोर हो जाता है? रेक्टम में। और रेक्टम में लगा होता है कौन सा? एक स्पिंचर लगा होता है, जो तो वो जो स्पिंचर होता है उससे हमारी बॉडी को सेंसेशन, ब्रेन को मैसेज मिल जाता है। और जैसे ही हम डिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि एनएस के द्वारा इस फीकल मैटर को बाहर निकालते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डिफिकेशन। एंड दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड इजेशन। क्या कहा जाता है? सो बच्चे यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनसे ये पूछा जाता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जब उसे बाहर निकाला जाता है तो क्या बोला जाता है? बोल देते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल है, और इजेशन है द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इज दैट क्लियर? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन। तो सबसे पहले डाइजेशन हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ, और फिर क्या हुआ? इजेशन हुआ। फिर क्या हुआ बेटा? फिर हो गया इजेशन। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है डेंटल कैरीज का। तो देखिए बेटा होता क्या है, कभी कभार क्या होता है, एनसीईआरटी ने बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस करा है कि जब भी हम कोई ऐसा फूड खा लें, जब भी हम कोई ऐसा फूड खा लें, या इनफैक्ट हम खाते ही रहते हैं, कि जब हम कोई ऐसा फूड खा दें जिसके अंदर शुगर का कंटेंट ज़्यादा है। जैसे आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो उसका दांतों को नुकसान हो सकता है, या बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाएंगे। तो देखिए होता क्या है, ये जो शुगर होता है, हमारे माउथ के जो बैक्टीरिया, हमारे माउथ में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ये इस शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड। अब आप सोच रहे हो कि सर अगर एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ भी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? तो देखिए जैसे कि सपोज करिए हमारा टीथ है, अगर हमारे इस टीथ के ऊपर ये एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो याद करिए हमारे माउथ में क्या था? सलाइवा। तो ये सलाइवा क्या करता है? ये सलाइवा क्या करता है? ये जो एसिड होता है इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ये जो एसिड होता है इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। लेकिन होता क्या है, अगर हम प्रॉपरली अपने दांतों को ब्रश नहीं करेंगे तो ये जो बैक्टीरिया है ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू कर देगा। ये क्या करना शुरू कर देगा? अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से
हमारे दांतों के अंदर एक सॉफ्ट लेयर होती है जिसे पल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्प। ये जो बैक्टीरिया है ये इस पल्प रीजन में घुस के हमारे दांतों में क्या कर देता है? स्वेलिंग। क्या कर देता है? हमारे दांतों में क्या कर देता है? स्वेलिंग कर देता है। और हमारे दांतों की जो टॉप लेयर होती है, टॉप लेयर को क्या कहा जाता है? इनेमल। क्या कहा जाता है? टॉप लेयर को क्या कहा जाता है? इनेमल। ये इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है जिसे कहा जाता है डीमिनरलाइजेशन, क्योंकि हमारे दांतों में ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जिसकी वजह से जो हमारे दांत है उस पर काले काले निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। उन काले काले निशानों को कहा जाता है डेंटल कैरीज। क्या कहा जाता है? डेंटल कैरीज। और जब ये बैक्टीरिया, अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करेंगे, ये बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ मिक्स होके वहां पे क्या बना देता है? प्लेग। क्या बना देता है? प्लेग बना देता है। क्या बना देता है? प्लेग बना देता है। और यही जो प्लेग है ये हमारे दांतों के बाहर एक्यूमुलेट हो जाती है, जो येलोइश कलर की होती है। अब ये प्लेग क्या करती है? सलाइवा को अपना काम नहीं करने देती है। मैंने क्या बताया था कि जैसे ही हमारे दांतों पे कोई एसिड बनता है तो सलाइवा उस एसिड के एक्शन को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज। लेकिन जब हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ मिलकर क्या बना देता है? प्लेग बना देता है। क्या बना देता है? और ये प्लेग क्या करती है? सलाइवा को हमारे दांतों के ऊपर प्रॉपरली काम नहीं करने देती है, जिसके कारण हमारे दांतों की जो टॉप लेयर होती है, क्या होती है? टॉप लेयर, जिसे इनेमल कहा जाता है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, जिसे कहा जाता है डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन। इज दैट क्लियर? तो एक बार हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में कैसे लिखा है। डेंटल कैरीज क्या है? टूथ डिके जिसे कहा जाता है। इट इज द ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग एंड डीमिनरलाइजेशन ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। डेंटाइन मतलब दांत। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स बाय बैक्टीरिया। तो ये एसिड कहां से बनता है? शुगर से। दे कन्वर्ट शुगरी फूड्स इनटू एसिड्स। बैक्टीरिया इन्वेड द पल्प। बताया अभी पल्प क्या है? जो सॉफ्ट टिश्यू होता है हमारे दांतों के अंदर, कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है। और यही जो बैक्टीरियल मासेज हैं ये हमारे खाने के साथ मिक्स होके हमारे दांतों पे एक लेयर बना देते हैं, जैसे क्या कहा जाता है? डेंटल प्लेग। ये सलाइवा को क्या करता है बेटा? हमारे दांतों को न्यूट्रलाइज नहीं करने देता है, जो वहां पे एसिड एक्यूमुलेट हो रहा होता है। अगर आप इस चीज को बचाना चाहते हैं तो रेगुलरली क्या किया करें? आप ब्रश किया करें। तो एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश करने से ये होगा कि वो जो बैक्टीरिया है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। सारे तो नहीं होते हैं, 99.9%। आप वो टीवी में ऐड देखते हैं ना, तो वही जो बैक्टीरिया, क्योंकि वो सारे खत्म नहीं हो सकते हैं, फिर भी वो थोड़े बहुत रह जाते हैं। इसलिए जब भी हम खाना खाते हैं तो कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करने से ये होगा कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको आप रोकें किसी भी तरह की ज़्यादा मीठी चीज़ खाने से। और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि अभी जो ट्रेंड चला है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर बेटा फोकस मत किया करें। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीनी भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कहीं 2-3 दिन में एक बार पी ली, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो शुगर का कंटेंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसी के साथ बेटा हमारा जो डाइजेशन का पार्ट है ये खत्म हो चुका है। तो एक बार मैं क्विकली रिकैप दे देता हूँ आपको। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? माउथ से। माउथ में ऐड हुआ सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या था? सलाइवरी एमाइलेज, जिसने कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना शुरू किया। माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद जो खाना है वो कहाँ गया? ईसोफेगस में, जहाँ पे पेरिस्टाल्सिस हुई। उसके बाद खाना कहाँ गया? स्टमक में। एक स्पिंचर लगा था जो खाने के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। स्टमक में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? प्रोटीन्स का। वहाँ पे हमने देखा कि पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट किया किसने? HCl ने। HCl ने बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया। HCl ने खाने को एसिडिक बनाया। और अब वो जो खाना है वो किस में चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जैसे ऐड करता है तो हमारे खाने में बाइल जूस ऐड होगा। बाइल जो है वो एसिडिक खाने को एल्कलाइन बनाएगा। और उसके बाद जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करेगा? छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में तोड़ेगा, जिसे एमल्सिफिकेशन कहा जाता है। उसके बाद पेनक्रियाज भी अपनी सेक्रेशंस को ऐड करेगी। स्टमक में केवल प्रोटीन्स का ही डाइजेशन स्टार्ट हुआ था। अब जो कंप्लीट डाइजेशन है वो किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। कंप्लीट डाइजेशन किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना वहां से डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाना शुरू कर देता है, जिसे क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा रहा कौन था? विलाई। जो उसमें जो खाना है वो ब्लड के द्वारा कहाँ पहुंचाती थी? कहाँ पहुंचाती थी बेटा? टारगेट टिश्यू तक पहुंचाती थी, जिसे हमने एसिमिलेशन कहा। उसके बाद जो खाना है अनडाइजेस्टेड फूड जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जो पानी को क्या करेगी बेटा? एब्जॉर्ब करेगी। खाना टेम्परली स्टोर होता है रेक्टम में और एनस के द्वारा वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, जिसे हमने ईजेशन कहा। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा
फ्रूटफुल लगा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर लेक्चर की रिकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।